बच्चों, आज हम जानेंगे अंग्रेजों की शिक्षा नीति के बारे में कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलकर नई शिक्षा नीति को अपनाया। आइए, उन्होंने यह क्यों किया, किस लिए किया, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। शिक्षा नीति। ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी भाषा शुरू करने में गहरी रुचि ली। ऐसा करने के लिए उनके पास कई कारण थे। अंग्रेजी भाषा में भारतीयों को शिक्षित करना उनकी एक रणनीति का हिस्सा था, ताकि वे कम मजदूरी पर क्लर्क रख सकें। क्योंकि उस समय क्या होता था कि जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे या यूरोप से जो क्लर्क मंगाए जाते थे, वो बहुत अधिक वेतन की मांग रखते थे। ठीक है, तो उस समय ब्रिटिश सरकार को लगता था कि उनको अगर हम रखेंगे तो हमारा खर्चा बहुत ज्यादा होगा और हमारे व्यय पर भार पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा वर्ग बनाएं जो हमारे प्रति वफादार रहें, ठीक है, तथा वह दूसरों से संबंध ना रखते हों और उनकी जो विचारधारा है वो हम लोगों से मिलती हो, यानी कि अंग्रेजों से मिलती हो। उनको ब्रिटिश संस्कृति की प्रशंसा करना सिखाया। इसके अलावा वे ब्रिटिश माल के लिए बाजारों को बढ़ाने में मदद करेंगे। देश में राजनीतिक अधिकार को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा का उपयोग एक साधन के रूप में किया गया। ऐसा मान लिया गया कि कुछ शिक्षित भारतीय जनता में अंग्रेजी संस्कृति फैलाकर वे शिक्षित भारतीयों के इस वर्ग के माध्यम से शासन करने में सक्षम होंगे। ब्रिटिश केवल उन भारतीयों को नौकरी देते थे जो अंग्रेजी जानते थे और वे भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा के लिए मजबूर करते थे। इससे शिक्षा जल्द ही अमीरों तथा शहरों में रहने वालों का एकाधिकार बन गई। ब्रिटिश संसद ने 1813 में चार्टर अधिनियम जारी किया गया, यानी कि कानून पास किया, जिसके द्वारा कि भारत में पश्चिमी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। यानी कि 1813 में जो कानून बनाया गया उसमें ये लिखा गया कि पश्चिमी शिक्षा को, यानी पश्चिमी विज्ञान तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। लेकिन जल्द ही ये विवाद हो गया कि कुछ लोग केवल पश्चिमी विचारों की वकालत पर खर्च चाहते थे, वहां दूसरों ने परंपरागत भारतीय शिक्षा पर अधिक जोर दिया। क्या था कि अंग्रेजों में भी दो तरीके के लोग थे और उनकी राय भी अलग अलग थी शिक्षा को लेकर। एक का मानना था कि पश्चिमी विज्ञान की शिक्षा भारतीयों को देना चाहिए और एक को लगता था कि पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ भारतीय शिक्षा को भी अपनाना चाहिए, कि दोनों की प्राचीन संस्कृतियों से जो गहरा आदर भाव पैदा होगा तो ये दोनों सभ्यताएं, यानी कि एक अपने ही शिखर पर पहुंच जाएंगी। जबकि दूसरे अंग्रेजी के पक्ष में थे। इस भ्रम में लोग अंग्रेजी को एक माध्यम और अध्ययन के लिए एक विषय के रूप में अलग समझने में विफल रहे। पश्चिमी विचारों और साहित्य का शिक्षण केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया। इस दिशा में वुड्स डिस्पैच 1854 में एक शिक्षा नीति पत्र लागू किया गया। इसमें भारत सरकार से कहा कि जनता की शिक्षा के लिए उसको जिम्मेदारी लेनी होगी। वुड्स डिस्पैच के निर्देश के कारण कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 1857 में विश्वविद्यालय और सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए। प्राथमिक विद्यालयों की बजाय कुछ अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों को खोला गया। उन्होंने आम जनता की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वास्तविकता में यह सब भारतीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि अंग्रेजों को आधे अधूरे मन से भारत में शिक्षा नीति अंग्रेजी भाषा का पालन और पश्चिमी विचारों को मानना पड़ा, जिसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कई सुधारक जैसे राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद उदारवाद और लोकतंत्र के पश्चिमी विचारों को माना तथा उस समय के गैर मानवीय सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को सुधारने का प्रयत्न किया, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा ने इन लोगों के विचारों को बदला।
हालांकि शिक्षा आम जनता तक नहीं पहुंची, लेकिन साम्राज्यवाद विरोधी, राष्ट्रवाद, सामाजिक और आर्थिक समानता के विचारों ने अपनी जड़ें राजनीतिक दलों, वाद विवाद, सार्वजनिक मंच और प्रेस के माध्यम से लोगों में जमा ली। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों को आधुनिक तर्कसंगत, लोकतांत्रिक, उदार और देशभक्ति के दृष्टिकोण को अपनाने में सहायता की। उन्होंने ज्ञान के नए क्षेत्र जैसे विज्ञान, मानविकी और साहित्य को अपनाया। भारत में शिक्षित लोगों की अंग्रेजी भाषा प्रिय भाषा बन गई। इससे भारतीयों को इंग्लैंड में अध्ययन करने का अवसर मिला। वहाँ लोगों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली को पढ़ा। वहाँ भारतीयों ने जॉन लॉके, स्टीवन मिल, रूसो, कई दूसरे अनेक लेखकों की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, मानवाधिकार और स्वशासन के विचारों को पढ़ा। जॉन लोके और रूसो ये सब क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति और इटली और जर्मनी के एकीकरण से अपने को मजबूत बनाया, विचारों की प्रशंसा की। उन्हें केवर, गैरीबंदी और माजनी पसंद आए। वे सब भारत के लिए इन आदर्शों से प्रेरणा लेने लगे। मैक्स म्यूलर और एनी बेसेंट जैसे पश्चिमी विचारकों ने विरासत और संस्कृति में गर्व की भावना को बढ़ाने के लिए भारतीय जन भाषा और साहित्य के लिए प्रोत्साहित किया। यह भारतीयों को भारत के सांस्कृतिक अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए योग्य बनाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त विचारों में राजनीतिक जागृति और विचारों के आदान प्रदान करने में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका उल्लेखनीय है। समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं ने लोगों को अपने विचारों, समस्याओं को कहने का अवसर दिया। इस तरह उपन्यास, नाटक, लघु कहानी, कविता, गीत, नृत्य, थिएटर, कला और सिनेमा आदि को उपनिवेशी शासन के प्रति विरोध व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया गया, क्योंकि इनके माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी। ये लोगों की भाषा में उनके दैनिक जीवन के सुख और दुख का वर्णन करते थे। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के साथ साथ वे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, जागरूकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दे रहे थे, जिससे राष्ट्रीय चेतना की एक भावना भारतीय लोगों में विकसित हुई। ब्रिटिश ने कई रणनीतियां अपने नियम को प्रभावी करने के लिए बनाई। आरंभिक समय में भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन आदि जैसे ब्रिटिश प्रशासकों ने भारत के प्राचीन अतीत की महिमा को जाना। इन विद्वानों और प्रशासकों को एशिया की भाषा का ज्ञानी कहा गया। उन्होंने सोचा कि भारतीय भाषाओं, साहित्य और संस्कृति का ज्ञान उन्हें भारत के शासन को आसानी से चलाने में मदद देगा। इन लोगों ने यहाँ की भाषाओं को सीखा, यहाँ के ग्रंथों को पढ़ा, यहाँ की रीति रिवाज, संस्कृति के बारे में जाना। महत्वपूर्ण संस्थान जो उनके प्रयासों से पहचान में आए थे वे थे वारेन हेस्टिंग्स 1781 में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने 1794 में की थी और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की थी। विशेष रूप से एशियाटिक सोसाइटी और फोर्ट विलियम कॉलेज भारतीय संस्कृति, भाषा और साहित्य अध्ययन का मुख्य केंद्र बन गया, क्योंकि यहाँ पे प्राचीन यानी कि भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता था, वेदों के बारे में, संस्कृत के बारे में, तो भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता था। पहली बार प्राचीन संस्कृत के कालिदास जैसे लेखकों की महान कृति का अनुवाद अंग्रेजी के माध्यम से विश्व में जाना गया। अब इसी से संबंधित कुछ कार्यपत्रक दिया गया है, जिसके प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने